आइए बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं विषय गणित अध्याय 3 निर्देशांक ज्यामिति पर चर्चा करेंगे। इस अध्याय में हम मुख्यतः समझेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है, मूल बिंदु को जानने का प्रयास करेंगे, अक्षों को जानने का प्रयास करेंगे और चतुर्थांश को समझने का प्रयास करेंगे, ताकि हम किसी बिंदु की स्थिति को किस प्रकार से आलेखित करते हैं, अंकित करते हैं, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। आइए अब हम एक उदाहरण के माध्यम से निर्देशांक ज्यामिति को जानने का प्रयास करें। मान लीजिए प्रत्येक सड़क पर बने मकानों पर संख्याएं अंकित कर दी गई है। अभी हम आपको ये चित्र दिखाएंगे। आपको यहाँ अपनी सहेली के मकान का पता लगाना है। क्या इसके लिए केवल एक निर्देश बिंदु का ज्ञात होना पर्याप्त होगा? इस पर हम चर्चा करेंगे। उदाहरण के लिए हमें केवल यह ज्ञात है कि वह सड़क 2 पर रहती है, तो क्या हम उसके घर का पता सरलता के साथ लगा सकते हैं? उतनी सरलता से नहीं जितनी सरलता से तब जबकि हमें 2 जानकारियां अर्थात सड़क की वह संख्या जिस पर उसका मकान है और मकान की संख्या ज्ञात होने पर हम उसके घर का पता बड़े आसानी के साथ लगा सकते हैं। यदि आप उस मकान पर जाना चाहते हैं जो सड़क 2 पर स्थित है और जिसकी संख्या 5 है, क्योंकि हमने 2 जानकारियां प्रदान की हैं, अतः निश्चित रूप से हम सही मकान पर बहुत सरलता के साथ पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर समझाने का उद्देश्य ये है कि एक जानकारी से काम नहीं चलेगा। या तो हम केवल किसी को बता देंगे वह सड़क 2 पर स्थित है उसका मकान, या हम बता देंगे उसके मकान का जो नंबर है केवल 5 है। तो चित्र में आप देखेंगे कि सड़क के दोनों ओर जो मकान बने हुए हैं उन सब पर नंबर डले हुए हैं 1 से लेकर के 5 तक। तो संख्या 5 के आधार पर मकान का पता लगाना तो बहुत मुश्किल होगा। सड़क 2 पर भी जो जानकारी दी गई है वह उस जानकारी के आधार पर भी उस मकान तक पहुंचना बड़ा मुश्किल होगा। अतः हम यहाँ पर यह बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि यदि उस अपनी सहेली के मकान पर भी वो पहुंचना चाहती है तो उसे दोनों जानकारी होना चाहिए कि उसका मकान किस सड़क पर स्थित है और मकान की संख्या क्या है, तभी वह सही मकान पर आसानी के साथ पहुंच पाएगी। आइए अब हम उस मकान पर पहुंचना चाहते हैं जो सड़क 2 पर स्थित है और उसका मकान का जो नंबर है वह 5 है। अर्थात यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमें सबसे पहले पता लगाना होगा कि सड़क 2 कौन सी है और उस मकान की संख्या क्या है। तो आपको जैसे पता होना चाहिए कि हमने बोल दिया कि हमें सड़क 2 पर पहुंचना है और उस मकान की जो संख्या है वह 5 है। हम अभी आगे की आकृति में देखेंगे कि H जो है इसी मकान के स्थान को दर्शाता है। इसी प्रकार हम P उस मकान को दर्शाता है जो सड़क संख्या 7 पर है और जिसकी संख्या 4 है। तो आइए अब हम चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करें कि H का स्थान कौन सा है और P का स्थान कौन सा है। इन दोनों स्थानों पर पहुंचने के लिए निश्चित रूप से हमें दोनों जानकारियों का होना आवश्यक है, अर्थात H और P किस सड़क पर स्थित है और मकान की संख्या क्या है। तो आइए अब हम चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करें। आइए अब हम चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करें। तो यह है हमारे पास एक मुख्य सड़क जो कि दिशा आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये वेस्ट, और यह है हमारे पास में ईस्ट यानी पश्चिम से पूर्व की ओर है और इसके दोनों ओर मार्ग बने हुए हैं और इन मार्ग पर प्रत्येक मार्ग पर 5-5 मकान बने हुए हैं जिन पर हमने संख्या अंकित की है 1 2 3 4 5। इसी प्रकार से सड़क के दूसरी ओर हमारे पास मार्ग 2 है, इस पर भी 5 मकान स्थित है। मार्ग 4 पर भी 5 मकान स्थित है, मार्ग 6 पर भी 5 मकान स्थित है और मार्ग 8 पर भी 5 मकान स्थित है। यदि हम किसी को किसी मकान पर पहुंचने के लिए कहें तो वह निश्चित रूप से हमें 2 जानकारी मांगेगा। एक सबसे पहले हमें पूछेगा कि हमें मार्ग का नंबर बताइए और उस मकान की संख्या बताइए कि जिस पर हमें पहुंचना है। तो उदाहरण के लिए हम यहाँ पर देख रहे हैं
कि हम किसी व्यक्ति को मार्ग 7 पर पहुंचाना चाहते हैं या मार्ग 7 का उसको हम पता बता रहे हैं और मकान संख्या 4 का पता बता रहे हैं, तो निश्चित रूप से वह स्थान आपको यहाँ पर दिखाई देना चाहिए। वह स्थान होगा यहाँ पर P। तो इस स्थान पर या इस मकान पर पहुंचने के लिए हमें उसे 2 जानकारी देनी है। नंबर 1, मार्ग की संख्या बतानी है 7 और मकान की संख्या उसको बतानी है यहाँ पर 4। उसी प्रकार से आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हम यदि किसी व्यक्ति को इस स्थान पर पहुंचाना चाहते हैं और उस स्थान को हमने नाम दे दिया है R, तो हमें बताना पड़ेगा कि उसे पहुंचना है मार्ग 3 पर और मकान संख्या 4 पर पहुंचना है। ठीक इसी प्रकार से यदि हम बात करें यहाँ पर सड़क के दूसरी ओर की, तो इस स्थान को हमने नाम दिया है H। तो इस H मकान पर पहुंचने के लिए उसे मार्ग 2 पर पहुंचना होगा और मकान संख्या 5 पर पहुंचना होगा। तो इस स्थिति में वह बिल्कुल सही सही जगह पर पहुंच जाएगा। तो इस चित्र के माध्यम से हमने ये समझने का प्रयास किया कि यदि किसी व्यक्ति को किसी मकान पर पहुंचना है तो उसे हमें 2 जानकारी देनी होगी कि वह मकान किस मार्ग पे स्थित है, उस मार्ग की संख्या क्या है और मकान की संख्या क्या है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति बहुत आसानी के साथ निर्धारित स्थान पर पहुंच जाएगा। आइए अब हम एक अन्य चित्र के माध्यम से, एक अन्य उदाहरण के माध्यम से किसी बिंदु की स्थिति को समझने का प्रयास करें। आपके पास यहाँ पर ये 2 चित्र दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों चित्रों में आप देख रहे हैं कि पहले चित्र की यदि हम बात करें तो ये हमारे पास में एक बिंदु यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यदि कोई हमसे ये पूछे कि इस बिंदु की स्थिति के बारे में आप कुछ बताइए, तो निश्चित रूप से हम यहाँ पर सही सही जवाब नहीं दे पाएंगे। तो उपरोक्त चित्र 1 में पहले कागज पर एक बिंदु लगा है। आपसे पूछा जाए कि बिंदु कहाँ है, तो आप अपने प्रश्न का सटीक उत्तर नहीं दे पाएंगे। आप कहेंगे कि बिंदु कागज के बाई तरफ है या कागज के आधे से ऊपर है, किंतु इस जवाब को हम बिल्कुल सटीक जवाब नहीं कहेंगे। तो सटीक जवाब देने के लिए हमें चित्र नंबर 2 की ओर ध्यान देना होगा। चित्र 2 में हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि बिंदु नीचे वाली रेखा से 9 सेंटीमीटर दूर है और कागज की बाई कोर से 5 सेंटीमीटर दूर है। तो हम कहेंगे कि हमने यहाँ पर बिंदु की स्थिति को बताने के लिए जो उत्तर दिया है वह उत्तर बिल्कुल सटीक है। तो यहाँ पर आपने इस उदाहरण के माध्यम से इस बात को जानने का प्रयास किया कि बिंदु की स्थिति को जानने के लिए 2 स्वतंत्र सूचनाओं का होना आवश्यक है। केवल एक सूचना से काम नहीं चलेगा। जब तक 2 स्वतंत्र सूचनाएं हम सामने वाले व्यक्ति को प्रदान नहीं करेंगे, तब तक के वह बिंदु की स्थिति का निर्धारण सही सही तरीके से नहीं कर पाएगा, उसकी स्थिति का वह सही सही आकलन नहीं कर पाएगा। आइए अब हम इस बात को समझने का प्रयास करें कि निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है। तो पहले बिंदु पे हम देख रहे हैं कि किसी समतल में यदि किसी बिंदु की स्थिति हमें ज्ञात करनी है तो 2 संख्याओं की आवश्यकता पड़ती है। इन संख्याओं को हम बिंदु के निर्देशांक कहते हैं। इससे संबंधित ज्यामिति को निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। एक तल में एक वस्तु या एक बिंदु का निर्धारण करने के लिए 2 लंबवत रेखाएं खींची जाती है, जिनमें से एक क्षैतिज रेखा होती है जिसे हम एक्स अक्ष कहते हैं, दूसरी ऊर्ध्वाधर रेखा होती है जिसे हम वाई अक्ष कहते हैं। ये रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं। ये यहाँ पर आपने जानने का प्रयास किया कि किसी बिंदु की स्थिति को ज्ञात करने के लिए हमें 2 संख्याओं की आवश्यकता पड़ती है और इन संख्याओं को हम बिंदु के निर्देशांक कहते हैं और इससे संबंधित ज्यामिति को हम निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। एक तल में एक बिंदु का निर्धारण करने के लिए हमें 2 लंबवत रेखाओं की आवश्यकता होगी, जिनमें से एक रेखा क्षैतिज होगी और दूसरी रेखा ऊर्ध्वाधर होगी। क्षैतिज रेखा को हम एक्स अक्ष के नाम से जानते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा को हम वाई अक्ष के नाम से जानते हैं। ये रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, एक दूसरे को काटती है, उस बिंदु को हम मूल बिंदु या ओरिजिन कहते हैं। अभी हमने देखा कि हमें किसी तल में किसी बिंदु की स्थिति का निर्धारण करने के लिए 2 रेखाओं की आवश्यकता होगी, जिसमें से हमारी एक रेखा जो है वो क्षैतिज रेखा होती है और दूसरी रेखा जो है वो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है। किंतु अभी आप यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये दोनों रेखाओं ने एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं किया है। तो आइए हम इन दोनों रेखाओं को प्रतिच्छेद करवाएं और आप ये देख रहे हैं कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को लंबवत रूप से प्रतिच्छेद कर रही है
और प्रतिच्छेद बिंदु को हम कहेंगे मूल बिंदु, या जिसे हम ओरिजिन कहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ये पुनः बता दूं कि ये हमारी क्षैतिज रेखा है, ये ऊर्ध्वाधर रेखा है। क्षैतिज रेखा को हम एक्स अक्ष कहते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा को हम वाई अक्ष के नाम से जानते हैं। अभी हमने देखा कि दो रेखाएं यदि एक दूसरे को लंबवत रूप से प्रतिच्छेद करती है तो उसमें एक रेखा हमारी क्षैतिज रेखा थी और एक रेखा ऊर्ध्वाधर रेखा थी, जिनको हमने एक्स अक्ष और वाई अक्ष के नाम से जाना था। आइए हम यहाँ पर देखें कि यदि हम दो लंबवत रेखाएं खींचते हैं तो निश्चित रूप से ये दो लंबवत रेखाएं किसी तल को चार भागों में बांटती है और इन चार भागों को हम किस नाम से जानते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं चित्र में यहाँ पर कि इसको हम कहेंगे प्रथम चतुर्थांश, या जिसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। यह है हमारे पास में सेकंड क्वाड्रेंट, जिसको हम द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं। यह है हमारे पास में थर्ड क्वाड्रेंट, या जिसे हम तृतीय चतुर्थांश कहेंगे। और यह है हमारे पास में फोर्थ क्वाड्रेंट, जिसे हम कहेंगे चतुर्थ चतुर्थांश। अब हमें यहाँ पर चिन्हों के बारे में जानकारी होना चाहिए। जैसा कि आपको मालूम है कि मूल बिंदु के यदि हम एक्स अक्ष पर चलेंगे और मूल बिंदु के यदि हम दाईं ओर जाएंगे तो हमें यहाँ पर धनात्मक संख्याएं मिलेगी, और बाईं ओर यदि हम चलेंगे तो हमें ऋणात्मक संख्याएं मिलेगी। ठीक उसी प्रकार से यदि हम वाई अक्ष की बात करेंगे तो वाई अक्ष में हमें ऊपर की ओर धनात्मक मान मिलेंगे और नीचे की ओर हमें ऋणात्मक मान मिलेंगे। यदि हम प्रथम चतुर्थांश की बात करें कि यदि यहाँ पर कोई बिंदु स्थित है और उस बिंदु को यदि हम आलेखित करना चाहते हैं तो हमें उसके चिन्ह को भी यहाँ पर दिखाना होगा। तो चिन्ह पर का आपको ध्यान रखना है कि निश्चित रूप से प्रथम चतुर्थांश में एक्स और वाई के दोनों के चिन्ह जो है वो समान होंगे, यानी प्लस प्लस होंगे। यदि हम द्वितीय चतुर्थांश की बात करें तो द्वितीय चतुर्थांश में आप देख रहे हैं कि एक्स अक्ष पर ऋणात्मक मान मिलेंगे, वाई अक्ष पर हमें धनात्मक मान मिलेंगे। और हमें यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम एक्स के मान को ही लिखते हैं, उसके बाद हम वाई के मान को लिखते हैं। चिन्ह यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सबसे पहला चिन्ह आएगा माइनस, उसके बाद का चिन्ह आएगा यहाँ पर प्लस। तो इस प्रकार से आपने देखा कि प्रथम चतुर्थांश में साइन चलेंगे, यहाँ पर चिन्ह चलेंगे प्लस प्लस, और द्वितीय चतुर्थांश में जो चिन्ह चलेंगे वो चलेंगे माइनस और प्लस। यदि हम तृतीय चतुर्थांश की बात करें तो आप थोड़ा सा सोचिए यहाँ पर कि तृतीय चतुर्थांश में यदि कोई बिंदु स्थित है तो उस बिंदु के चिन्ह क्या हो सकते हैं, उसके निर्देशांक के चिन्ह क्या होंगे। तो निश्चित रूप से आपको यहाँ पर ये बात मालूम होना चाहिए कि हम एक्स अक्ष की बात करें तो एक्स अक्ष पर यहाँ ऋणात्मक मान है, उसी प्रकार से वाई अक्ष पर भी यहाँ पर ऋणात्मक मान है। तो तृतीय चतुर्थांश में स्थित बिंदु के जो निर्देशांक हमें मिलेंगे, एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक, उन दोनों के चिन्ह जो है यहाँ पर हमें ऋण ऋण में मिलेंगे, अर्थात माइनस और माइनस के साथ मिलेंगे। ये आपको यहाँ पर समझ में आ जाना चाहिए कि तृतीय चतुर्थांश में हम चिन्ह लेकर के चलेंगे माइनस और माइनस। आइए हम चतुर्थ चतुर्थांश की बात करें तो चतुर्थ चतुर्थांश में भी आपको थोड़ा सा यहाँ पर सोचना है। आप खुद भी सोचिए कि यहाँ पर चतुर्थ चतुर्थांश में हम कौन से चिन्ह लेकर के चलेंगे। तो यदि आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर हम प्लस और माइनस लेकर के चल रहे हैं तो निश्चित रूप से आप बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये आपको यहाँ पर निश्चित रूप से ये पता होना चाहिए कि जब हम किसी तल में दो लंबवत रेखाएं खींचते हैं तो ये दोनों लंबवत रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं। क्षैतिज रेखा को हम एक्स अक्ष के नाम से जानते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा को हम वाई अक्ष के नाम से जानते हैं। और ये दोनों लंबवत रेखाएं हमारे तल को चार भागों में विभाजित करती है, जिसमें से हम इस भाग को कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, जिसके चिन्ह होते हैं प्लस प्लस। इस भाग को हम कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश, जिसके चिन्ह होते हैं माइनस और प्लस। यदि हम तृतीय चतुर्थांश की बात करें तो इसके चिन्ह होते हैं माइनस माइनस। और यदि हम चतुर्थ चतुर्थांश की बात करें तो इसके चिन्ह होते हैं प्लस और माइनस। ये चीजें आपके लिए बड़ी उपयोगी है, महत्वपूर्ण है। इसके बिना आप निर्देशांक ज्यामिति को बहुत अच्छे से नहीं समझ पाएंगे और न ही किसी बिंदु का आप सही सही निर्धारण कर पाएंगे। ये जानकारी यदि आपके पास में है तो निश्चित रूप से आप किसी बिंदु को सही सही रूप से दर्शा सकेंगे। अभी हमने देखा कि यदि किसी तल में हम दो लंबवत रेखाएं खींचते हैं तो दोनों अक्ष तल को चार भाग में बांटते हैं। इन चार भागों को हम चतुर्थांश कहते हैं, जिसमें से हम पहले चतुर्थांश को कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, फिर कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश, फिर तृतीय चतुर्थांश और फिर चतुर्थ चतुर्थांश। तल की यदि हम बात करें तो तल में हमें मिलेगी दोनों अक्षे एवं चारों चतुर्थांश इसमें सम्मिलित होते हैं। तो इस तल को हम कार्तीय या निर्देशांक तल,
या तल एक्स वाई के नाम से जानते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक 0, 0 होते हैं। एक्स अक्ष पर एक बिंदु के निर्देशांक x 0 के रूप में होते हैं और y अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक 0 y के रूप में होते हैं। x को हम भुज और y को हम कोटि कहते हैं। ये आपने यहाँ पर इस बात को जानने का प्रयास किया कि दोनों अक्षों ने तल को 4 भागों में बांटा था। चारों भागों को हमने चतुर्थांश के नाम से जाना। इस तल में दोनों अक्ष एवं चारों चतुर्थांश सम्मिलित है और इस तल को हम कहते हैं कार्तीय या निर्देशांक तल या तल एक्स वाई कहते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक 0, 0 होते हैं। एक्स अक्ष पर यदि कोई बिंदु स्थित है तो उसके निर्देशांक x 0 के रूप में होते हैं और यदि बिंदु y अक्ष पर स्थित है तो बिंदु के निर्देशांक 0 y के रूप में होते हैं। x को हम भुज और y को हम कोटि के नाम से भी जानते हैं। आइए अब हम एनसीईआरटी के बुक के एक प्रश्न को सरल करते हैं। एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन टेबल पर रखी टेबल लैंप की स्थिति किस तरीके से बताएंगे? तो आइए हम इस प्रश्न का सटीक जवाब देने का प्रयास करें। माना कि मेज का तल एक समतल है और उस पर रखा हुआ टेबल लैंप समतल में स्थित एक बिंदु है। यह है हमारे पास में एक टेबल और यहाँ पर हमने लैंप की स्थिति को प्रदर्शित किया है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यदि हम दूसरी कोर से लैंप की दूरी को देखें, ये इस कोर से यदि हम लैंप की दूरी को देखेंगे तो दूरी हमें यहाँ पर x मिल रही है और पहली कोर से यानी इस कोर से लैंप की दूरी y है। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि मेज के ऊपरी भाग पर लैंप की जो स्थिति है वह दूसरे कोर से x दूरी पर है और इस पहली कोर से y दूरी पर है। इस प्रकार से हमने लैंप की स्थिति को बताने का प्रयास किया। आइए अब हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 7 को हल करें, जिसमें हमारे पास चारों बिंदुओं के निर्देशांक दिए हुए हैं और इन चारों बिंदुओं को हमें दर्शाना है। तो आइए इसके लिए हम सबसे पहले ग्राफ तैयार करें। ये है हमारी x अक्ष और ये है y अक्ष। हम x अक्ष पर मूल बिंदु से दाईं ओर समान दूरी पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 इत्यादि लिखेंगे। ठीक इसी प्रकार से मूल बिंदु से बाईं ओर -1, -2, -3, -4 इत्यादि लिखेंगे। उसके उपरांत मूल बिंदु से x अक्ष के ऊपर अर्थात y अक्ष पर 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि समान मात्रक लेकर के लिखेंगे। ठीक इसी प्रकार से हम मूल बिंदु से नीचे की ओर अर्थात x अक्ष के नीचे y अक्ष पर हम लिखेंगे -1, -2, -3, -4। तो इस प्रकार से हमने अब बिंदुओं को दर्शाने की स्थिति में हम आ गए हैं। तो आइए अब हम पहले बिंदु के निर्देशांक दिए हुए 2, 3 इसे हम दर्शाना चाहते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस बिंदु के निर्देशांक प्रथम चतुर्थांश में है। तो आइए अब हम मूल बिंदु से चलना प्रारंभ करें। क्योंकि इसका एक निर्देशांक अर्थात भुज का मान 2 है, अतः हम मूल बिंदु से x अक्ष पर दाईं ओर 2 मात्रक चलेंगे, फिर हम चलेंगे 3 मात्रक y अक्ष के समानांतर और जो बिंदु हमें मिलेगा वह बिंदु 2, 3 की स्थिति को प्रदर्शित करेगा। आइए इस बिंदु को नाम दे दिया हमने A। आइए अब हम दूसरे बिंदु के निर्देशांक दिए हुए -5, 2। तो -5, 2 के बारे में आपको पता होना चाहिए कि द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। तो आइए हम इस बिंदु को दर्शाने का प्रयास करें। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ भुज का मान -5 है, अतः हम मूल बिंदु से x अक्ष पर बाईं ओर 5 मात्रक चलेंगे। कोटि का मान 2 है, अतः हम ऊपर की ओर y अक्ष के समानांतर 2
मात्रक चलेंगे। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि यह बिंदु -5 2 की स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है। आइए अब हम तीसरे बिंदु के निर्देशांक जो दिए हुए -3 -4 को आलेखित करने का प्रयास करें, दर्शाने का प्रयास करें। तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि इस बिंदु के निर्देशांक हमें मिलेंगे तृतीय चतुर्थांश में। तो आइए हम मूल बिंदु से चलेंगे। मूल बिंदु से एक्स अक्ष पर बाईं ओर 3 मात्रक चलेंगे। उसके उपरांत हम, क्योंकि यहाँ पर कोटि का मान -4 है, अतः हम एक्स अक्ष से नीचे की ओर y अक्ष के समानांतर 4 मात्रक चलेंगे। तो इस प्रकार से हमें जो बिंदु मिलेगा उस बिंदु को हमने नाम सी दे दिया है और इस बिंदु के निर्देशांक होंगे -3 -4। आइए अब हम चौथे बिंदु की बात करें। तो चौथे बिंदु में देख रहे हैं कि भुज का मान 4 है, कोटि का मान -3 है और यह बिंदु हमें मिलेगा चतुर्थ चतुर्थांश में। तो आइए इस बिंदु को दर्शाने के लिए हम मूल बिंदु से एक्स अक्ष पर दाईं ओर 4 मात्रक चलें। उसके उपरांत हम एक्स अक्ष से नीचे की ओर y अक्ष के समानांतर 3 मात्रक चलेंगे। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि यह बिंदु 4 -3 की स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है। तो इस प्रकार से हमने दिए गए चारों बिंदुओं के निर्देशांकों की सहायता से बिंदुओं की स्थिति को प्रदर्शित कर दिया है। आइए अब हम एनसीईआरटी के एक उदाहरण को हल करें जिसमें दी गई आकृति से संबंधित प्रश्नों के हमें जवाब देना है। उदाहरण का ये एक प्रश्न है। पहला प्रश्न कह रहा है कि बी के निर्देशांक बताइए। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि सी के निर्देशांक बताइए। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि -3 -5 का बिंदु कौन सा है, हमें ये पता लगाना है। नंबर 4 पर हमें 2 -4 का बिंदु ढूंढना है। नंबर 5 पे हमें बताना है कि बिंदु डी की भुज क्या है। नंबर 6 पर हमें बताना है कि बिंदु एच की कोटि क्या है। नंबर 7 पर हमें बिंदु एल के निर्देशांक बताना है और नंबर 8 पे हमें बिंदु एम के निर्देशांक बताना है। तो आइए अब हम सबसे पहले बी के निर्देशांक के बारे में चर्चा करें। तो बी बिंदु, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह बी बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है और बिंदु बी की y अक्ष से लंबवत दूरी अर्थात भुज का मान -5 हमें दिखाई दे रहा है। और यदि हम कोटि की बात करें तो कोटि के लिए हम x अक्ष से बिंदु की लंबवत दूरी देखेंगे और यह लंबवत दूरी हमें 2 दिखाई दे रही है। अतः हम यहाँ पर कह सकते हैं कि b के निर्देशांक -5 2 होंगे। इसी प्रकार से हम आइए सी के निर्देशांक ज्ञात करें। तो सी बिंदु को आप देख रहे हैं कि सी बिंदु चतुर्थ चतुर्थांश में है और यदि हम यहाँ पर भुज और कोटि का मान देखना चाहें तो ये मान कहलाएगा भुज का और ये मान कहलाएगा कोटि का। तो सी के निर्देशांक हम लिखेंगे 5 -5। इस प्रकार से हमने देखा कि सी के निर्देशांक हमें मिल गए 5 -5। आइए अब हम बिंदु -3 -5 की बात करें। तो -3 जो है ये भुज का मान है, -5 ये कोटि का मान है। तो आइए हम ढूंढे यहाँ पर कि -3 हमें भुज का मान कहाँ पर मिलेगा। तो -3 हमें ये मिल रहा है और -5 हमें नीचे की ओर मिलेगा, एक्स अक्ष से नीचे की ओर y अक्ष के समानांतर मिलेगा। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि यह दर्शा रहा है बिंदु ई को। इसी प्रकार से हम बिंदु 2 -4 की बात करें। 2 -4 के लिए आप देखेंगे कि 2 को हम भुज कहेंगे, -4 को हम कोटि कहेंगे। तो हमें वह बिंदु चाहिए जिसका भुज 2 है और कोटि -4 है। तो ये कहलाएगी इसकी भुज और ये कहलाएगी इसकी कोटि और बिंदु को हम कहेंगे कि वह बिंदु हमें जी मिलेगा। आइए अब हम बिंदु डी का भुज बताना चाहते हैं। तो भुज के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि भुज से हमारा तात्पर्य है कि उस बिंदु की y अक्ष से लंबवत दूरी कितनी है। तो लंबवत दूरी आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि लंबवत दूरी हमें मिल रही है यहाँ पर 6 मात्रक। अतः हम लिखेंगे बिंदु डी का भुज का मान 6 लिखेंगे। बिंदु एच की कोटि हमें बताना है। तो बिंदु एच आपको दिखाई दे रहा है ये तृतीय चतुर्थांश में और यदि हम यहाँ पर एच की कोटि बताना चाहते हैं तो कोटि के लिए हमें ये देखना पड़ेगा
कि एक्स अक्ष से इसकी लंबवत दूरी कितनी है। तो एक्स अक्ष से इसकी लंबवत दूरी 3 है, और चूंकि यहाँ पर यह बिंदु तृतीय चतुर्थांश में है, अतः हम कोटि का मान लिखेंगे -3। अब हमें बिंदु एल के निर्देशांक बताना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि बिंदु एल y अक्ष पर स्थित है, और y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक 0y के रूप में होते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मूल बिंदु से इसकी जो दूरी है वह 5 मात्रक है, अतः बिंदु एल के निर्देशांक होंगे 0, 5। आइए अब हम बिंदु एम की बात करें। तो बिंदु एम एक्स अक्ष पर है, और एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक x0 के रूप में होते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बिंदु एम मूल बिंदु से 3 मात्रक की दूरी पर है, और इस स्थिति में हम बिंदु एम के निर्देशांक नोट करेंगे -3, 0। तो इस प्रकार से आपने ये देखा कि हमने दी गई आकृति में जो हमें 8 प्रश्न पूछे गए थे, इन 8 प्रश्नों का हमने जवाब देने का प्रयास किया। मेरा ये मानना है कि अब आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, और इस प्रश्न को आप अब आसानी से हल करने की स्थिति में होंगे। आइए अब हम सारांश को समझने का प्रयास करें। इस अध्याय में हमने निम्नलिखित बिंदुओं का अध्ययन किया है। नंबर 1, एक तल में एक वस्तु या एक बिंदु का स्थान निर्धारण करने के लिए 2 लंबिक रेखाओं की आवश्यकता होती है, जिसमें एक क्षैतिज होती है और दूसरी ऊर्ध्वाधर होती है। आइए हम दूसरे बिंदु को देखें। तो तल को कार्तीय या निर्देशांक तल कहा जाता है, और रेखाओं को निर्देशांक अक्ष कहा जाता है। क्षैतिज रेखा को हम एक्स अक्ष कहते हैं, और ऊर्ध्वाधर रेखा को हम वाई अक्ष कहते हैं। निर्देशांक अक्ष तल को 4 भागों में बांटते हैं, जिन्हें हम चतुर्थांश कहते हैं। तो ये इस प्रकार से हमने भी सारांश के 4 बिंदु देखे। आइए हम आगे और बिंदुओं पर चर्चा करें। आइए अब हम सारांश के बिंदु क्रमांक 5 को देखें। अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को उसका एक्स निर्देशांक या भुज कहा जाता है। साथ ही एक्स अक्ष से बिंदु की दूरी को वाई निर्देशांक या कोटि कहा जाता है। यदि एक बिंदु का भुज एक्स हो और कोटि वाई हो, तो एक्स वाई को बिंदु के निर्देशांक कहा जाता है। एक्स अक्ष पर एक बिंदु के निर्देशांक x0 के रूप में होते हैं, और y अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक 0y के रूप में होते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक 0, 0 होते हैं। आइए अब हम सारांश के बिंदु क्रमांक 10 की चर्चा करें। एक बिंदु के निर्देशांक पहले चतुर्थांश में प्लस प्लस के रूप में, दूसरे चतुर्थांश में माइनस प्लस के रूप में, तीसरे चतुर्थांश में माइनस माइनस के रूप में, और चौथे चतुर्थांश में प्लस माइनस के रूप में होते हैं, जहां प्लस एक धनात्मक वास्तविक संख्या को और ऋण एक ऋणात्मक वास्तविक संख्या को प्रकट करते हैं। यदि x का मान y के बराबर नहीं है, तब हम x y बराबरी नहीं है y x कहेंगे, और यदि x का मान y के बराबर है, तब हम लिख सकते हैं कि x y बराबरी से y x। तो यहाँ पर ये बिंदु क्रमांक 11 पर आपको विशेष ध्यान देना है कि जब x और y के मान बराबर नहीं होते हैं, उस स्थिति में हम किसी भी हालत में x y को y x नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें क्रम का विशेष ध्यान रखना है। क्रम में हम अपनी तरफ से कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, और ये परिवर्तन तब नहीं करेंगे जब x का मान y के बराबर नहीं है। तो बच्चों, आप निर्देशांक ज्यामिति के सारांश के इन 11 बिंदुओं को भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ये आपके लिए बड़े उपयोगी है, इन्हें आप याद करने का प्रयास करिए। धन्यवाद बच्चों।